अप्रत्याश टक्कर से संबंधित अपन अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स अपने को डायरेक्टली याद भी करने हैं। ध्यान से सुनो बेटा, क्वेश्चन ये है, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमारे पास में एक m द्रव्यमान की गेंद है, इसको अपन ने स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ से छोड़ा है h ऊंचाई से, गुरुत्वाकर्षण g नीचे की तरफ है। जब ये गेंद पहली बार आकर के धरातल से टकराती है तो माना कि टकराने से पहले इसका वेग होता है v नोट। मैं पहले आपको बताता हूँ, वास्तव में v नोट का मान √2gh के बराबर होगा। ठीक है, गति का तीसरा समीकरण प्लस में लगा के देख लेना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v की जगह आ जाएगा v नोट स्क्वायर बराबर u का मान 0 और प्लस 2gh, तो v नोट बराबर आ जाएगा √2gh। पहली बार यहाँ पर टक्कर होती है, टक्कर के बाद में ये गेंद वापस ऊपर उछलती है तो माना कि इसका वेग कितना हो जाता है v1। ये v1 वेग से ऊपर जाती है, इस बार इसकी अधिकतम ऊंचाई जाती है h1 ऊंचाई तक जाती है और घूम करके वापस नीचे आ जाती है। तो माना कि पूरा घूम करके वापस नीचे आने में इसको जो टोटल समय लग रहा है, इसका जो उड्डयन काल है पहली टक्कर के बाद का, वो हमारे पास में कितना है, t1। ध्यान से देखिए बेटा, v1 क्या है, पहली टक्कर के बाद का प्रारंभिक वेग। h1 क्या है, पहली टक्कर के बाद अधिकतम ऊंचाई। तो h1 ऊपर जाएगी और h1 वापस नीचे भी आएगी। और t1 क्या है, पहली टक्कर के बाद ऊपर जाकर के नीचे आने तक लगने वाला पूरा समय जो है वो है हमारे पास में t1। अगर ये गेंद v1 वेग से ऊपर जा रही है और ऊपर जाके घूम के वापस नीचे आएगी तो टकराते समय वापस से इसका वेग v1 हो जाएगा। अच्छा बेटा, ये दूसरी बार टक्कर होगी, देखो ये पहली टक्कर थी, अब ये दूसरी बार टक्कर हुई, तो टक्कर के बाद में मान लो इसका वेग क्या हो गया, v2। फिर मान लो इसकी ऊंचाई हो गई h2 और समय लगा t2, फिर ये तीसरी बार टक्कर करती है। इसी बार प्रकार ये लगातार ऊपर नीचे टक्कर करती रहती है। अपन बात कर रहे हैं nv टक्कर के लिए। सपोज दैट nv टक्कर के बाद इसका ऊपर की तरफ प्रारंभिक वेग होता है v1, इसकी अधिकतम ऊंचाई आती है, सॉरी, nv टक्कर के बाद में मान लो इसका प्रारंभिक वेग रहता है vn, nv टक्कर के बाद में मान लो इसकी अधिकतम ऊंचाई होती है hn और nv टक्कर के बाद में मान लो इसको कुल समय लगता है tn। तो अपने को पहले क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में और तीसरे क्वेश्चन में वास्तव में nv टक्कर के बाद ये vn प्रारंभिक वेग, hn अधिकतम ऊंचाई और tn ये तीनों मान ही ज्ञात करने हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन सोल्व कर अपन डायरेक्टली एनवी टक्कर पर नहीं जाएंगे, अपन सबसे पहले बात करेंगे पहली टक्कर की। सभी टक्करों का प्रत्यावर्तन गुणांक ई दिया हुआ है, ई का मान नहीं दिया हुआ है। ई का मान अगर अप्रत्याश टक्कर है तो ई का मान 0 से 1 के मध्य होगा, वो अपने को ई दिया हुआ है। चलो, तो पहली टक्कर के लिए बताइए प्रत्यावर्तन गुणांक ई का फॉर्मूला क्या होगा। ई बराबर क्या होता है बेटा, टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। ध्यान से देखना बेटा, पहली टक्कर ये देखिए, तो बताइए टक्कर के बाद गेंद का वेग कितना हो गया, v1 और धरातल का तो 0 है, तो टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग क्या आएगा, v1 बटा पहली टक्कर के लिए टक्कर से पूर्व का वेग कितना है, गेंद का वेग v0 और धरातल का 0, तो टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग क्या आएगा, v0 ही आएगा। वापस देख लो, ये रही पहली टक्कर। पहली टक्कर के लिए टक्कर से बाद का वेग हो गया था गेंद का v1, तो सापेक्ष वेग v1 ही रहेगा टक्कर के बाद का, और टक्कर से पहले गेंद का वेग था v0, तो वो सापेक्ष वेग v0 ही रहेगा। v0 का मान कितना था, √2gh, तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v1 बराबर आ जाएगा e √2gh। अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी टक्कर के लिए e बराबर, ध्यान से देखो बेटा, ये रही दूसरी टक्कर। उस फॉर्मूले के हिसाब से दूसरी टक्कर के लिए e बराबर क्या होगा, टक्कर के बाद का वेग v2 बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग v1। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा, ये v1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v1 का मान है e √2gh, तो ये आपका बच जाएगा e स्क्वायर √2gh। इसी प्रकार तीसरी टक्कर के लिए आंसर आ जाएगा v3 बराबर e की घात 3 √2gh। तो ऐसे ऐसे अपन सोल्व करते जाएंगे, तो nv टक्कर के लिए आंसर क्या आ जाएगा बेटा, vn बराबर, देखो पहली टक्कर के लिए e की घात में 1 आ रहा है, दूसरी टक्कर के लिए e की घात में 2 आ रहा है, तीसरी टक्कर के लिए e की घात में 3 आएगा। तो ऑब्वियसली ऐसे सोल्व करते जाएंगे, तो nv टक्कर के बाद का प्रारंभिक वेग होगा vn बराबर e की घात n और साथ में आ जाएगा √2gh। ये फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में अपने को निकालनी है nv टक्कर के बाद में अधिकतम ऊंचाई। यदि किसी वस्तु को अपन u वेग से ऊपर फेंकते हैं तो आपको याद होना चाहिए उसकी अधिकतम ऊंचाई आती है u²/2g। यदि किसी वस्तु को अपन u वेग से ऊपर फेंकते हैं तो इसकी अधिकतम ऊंचाई आती है h बराबर u²/2g और इसको लगने वाला समय आता है t बराबर 2u/g।
अभी बताओ एनवी टक्कर के बाद में हमने गेंद को कितने वेग से फेंका है, वीएन से, तो इसकी अधिकतम ऊंचाई आएगी एचएन बराबर वीएन का स्क्वायर अपॉन 2g। ये रहा वीएन, इसका स्क्वायर करो तो स्क्वायर करोगे तो e की घात हो जाएगी 2n और इसका वर्गमूल हट जाएगा 2gh, 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, hn बराबर आ जाएगा e की घात 2n और साथ में h। नेक्स्ट तीसरे में निकालना है उड्डयन काल लगने वाला समय। हाँ बेटा, उड्डयन काल का फॉर्मूला क्या होता है, t बराबर, यदि u वेग से फेंका है तो t बराबर क्या होता है 2u बटा g। अभी कितने वेग से फेंक रहे हैं, vn से, तो tn का फॉर्मूला क्या होगा 2vn बटा g। vn की वैल्यू ये वाली पुट कर लो, काट पीट के सोल्व कर लो, तो tn बराबर आ जाएगा 2e की घात n रूट 2h अपॉन g। ये तीनों फॉर्मूले अपने को याद करने हैं और ये तीनों एनवी टक्कर के जनरल फॉर्मूले हैं। जनरल फॉर्मूला का मतलब क्या है, यदि इन फॉर्मूलों में हम n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो यहां से आ जाएगा v1 पहली टक्कर का, यहां से आ जाएगा h1 पहली टक्कर के लिए और यहां से आ जाएगा t1। इसी प्रकार दूसरी टक्कर के लिए पुट करना है तो n का मान कितना पुट कर दो 2, तीसरी टक्कर के लिए n का मान कितना पुट कर दो 3। चौथा क्वेश्चन है अपना कि ये जो गेंद है वो बार बार ऊपर नीचे गति कर रही है, तो लास्ट में माना कि अपन वास्तव में इसके टक्करों की संख्या नहीं गिन सकते, ये बार बार में ऊपर नीचे टक्कर कर रही है, तो माना कि लगभग अनंत टक्कर कर रही है। लास्ट में जाकर जब ये रुक जाती है तो अपने को रुकने से पहले तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझना। कुल दूरी s बराबर क्या होगी, ध्यान से देखिए बेटा। ये गेंद यहां से स्टार्ट हो रही है, देखो बेटा पहले कितनी नीचे आई h, अब उसके बाद में h1 वापस ऊपर गई और h1 वापस नीचे भी आई है, फिर h2 ऊपर गई और h2 नीचे भी आई है, इसी प्रकार h3 ऊपर गई और h3 नीचे भी आ रही है। इस प्रकार ये प्रोसेस कहां तक चल रहा है, अनंत तक। तो ध्यान से देखो बेटा, h दूरी इसने केवल एक ही बार तय करी है नीचे आने के दौरान, तो देखो मैंने क्या लिखा h प्लस h1 दूरी इसने 2 बार तय करी है बेटा, यहां से h1 ऊपर गई और h1 वापस नीचे भी आ गई है, तो पहली गेंद के लिए टोटल दूरी कितनी हो गई 2h1। उसके बाद में h2 ऊपर गई और h2 वापस नीचे आई तो क्या आएगा 2h2 प्लस फिर तीसरी बार में h3 ऊपर गई और h3 नीचे आएगी तो क्या आएगा 2h3। जैसे जैसे कहां तक चलेगा प्रोसेस, अनंत तक। ओके बेटा, s बराबर h प्लस अपने पास में hn का जनरल फॉर्मूला क्या था, e की पावर 2n और साथ में h। पिछले वाले क्वेश्चन में आप ध्यान से देख लो, hn का फॉर्मूला क्या था, e की पावर 2n और साथ में h। अभी अपने को निकालना है 2 तो आ गया, h1 तो उस फॉर्मूले के अंदर n की जगह क्या पुट कर दो 1, तो देखो h1 बराबर क्या आ जाएगा e की घात 2 और साथ में h। तो h1 का मान मैंने क्या लिख दिया e की घात 2h। उसके बाद में प्लस 2h से कैसे रह जाएगा h2 का मान, वहां पर h का मान 2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, n का मान कितना पुट कर दो 2, तो h2 बराबर क्या आ जाएगा e की पावर 4 और साथ में क्या आ जाएगा h, तो e की पावर 4h प्लस 2h3 का मान आ जाएगा e की पावर 6h। जैसे जैसे चलता रहेगा कहां तक, अनंत तक। ओके बेटा, h प्लस पहली टर्म को छोड़ दो एक बार, ऐसे कैसे, केवल पहली टर्म को छोड़ दो, इसके आगे देखो बची हुई टर्म्स में से 2e² को कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो 2e²h। तो देखो बेटा यहाँ पर क्या बनेगा, बचेगा 1, इसमें से 2 भी कॉमन चला गया है, h भी कॉमन चला गया है और e की घात 2 कॉमन चली गई है, तो यहाँ पर क्या बचेगा e²। इसमें से 2 कॉमन चला गया, h कॉमन चला गया और e की घात 2 कॉमन चली गई, तो यहाँ पर e की घात कितनी बचेगी 4। डैश डैश इसी प्रकार ये अनंत तक चलता रहेगा। s बराबर h प्लस 2e²h अपन ने कॉमन ले लिया था। अब आप ध्यान से देखो 1 प्लस e² प्लस e की पावर 4 डैश 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 अनंत, ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी है और अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है s अनंत बराबर a बटा 1 माइनस r। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होता है, a बटा 1 माइनस r। a यहाँ पर अपना क्या होता है प्रथम पद और 1 माइनस r अपना होता है सार्वनुपात, जो कि कैसे निकाला जाता है सार्वनुपात, किसी भी टर्म में उसके जस्ट पीछे वाली टर्म का भाग दे दो तो क्या आ जाएगा सार्वनुपात। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, हम इस ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं और इस ब्रैकेट के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं a बटा 1 माइनस r, तो a की जगह पहली टर्म आ जाएगी 1 बटा 1 माइनस r की जगह आएगा सार्वनुपात, तो किसी भी टर्म में पीछे वाले टर्म का भाग देके देख लो, e की घात 4 में e की घात 2 का भाग दो, क्या बचेगा e², तो 1 माइनस r की जगह क्या आएगा e²। अब कोई दिक्कत नहीं है, इसको सोल्व कर लो। अपन ने h को यहाँ से कॉमन निकाल दिया बाहर, तो अगर h कॉमन चला गया, ध्यान से देखो यहाँ क्या बचा 1 प्लस यहाँ क्या बचा 2e², h कॉमन चला गया और बटा में 1 माइनस e²। एलसीएम ले लो 1 माइनस e², तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस e² प्लस 2e²। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस e² इंटू h। ये वाला आंसर अपने को डायरेक्टली ऐसे की ऐसे याद करना है। इसी के अंदर अपन अगला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, 5वां क्वेश्चन।
रुकने से पूर्व लगने वाला कुल समय। तो माना कि कुल समय क्या लगता है t। इस बार ध्यान से देखना, इस गेंद को यहां से मान लो नीचे आने में समय लगता है t नॉट, उसके बाद में ऊपर जाके नीचे आने में टोटल समय लगता है t1, फिर ऊपर जाके नीचे आने में टोटल समय लगता है t2, और फिर ऊपर जाके नीचे आने में टोटल समय लगता है t3। तो इस बार अपन आगे टोटल समय ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा समय क्या होगा, t बराबर पहले नीचे आने का समय t नॉट प्लस ऊपर जाके वापस नीचे आने का टोटल ले लिया अपन ने एक साथ t1, फिर ऊपर जाके नीचे आने का समय t2, फिर ऊपर जाके नीचे आने का समय t3 डैश 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 अनंत तक। ओके बेटा, t बराबर t नोट का मान होगा रूट 2h अपॉन g प्लस t1 का मान अपन ने जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा है tn का फॉर्मूला होता था क्या, 2e की पावर n रूट 2h अपॉन g, ये tn का फॉर्मूला था। t नोट रहने दो प्लस t1 का मान, इस वाले फॉर्मूले में n की जगह 1 पुट कर दो तो देखो t1 बराबर क्या आएगा, 2s कैसे रहेगा, e की घात हो जाएगी 1 और आगे आ जाएगा रूट 2h अपॉन g प्लस t2 निकालना है तो इस फॉर्मूले के अंदर n का मान कितना पुट कर दो 2, तो देखो ये क्या बन गया 2e स्क्वायर रूट 2h अपॉन g। इसी प्रकार आगे t3 निकालना तो n का मान कितना पुट कर दो 3, डैश 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 से अनंत तक चलता रहेगा। सेम इसको वापस वैसे सोल्व कर लो, पहली टर्म को छोड़ दो, रूट 2h अपॉन g को छोड़ दो और बची हुई चीज में से 2e रूट 2h अपॉन g को कॉमन ले लो इस चीज को, तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा e, यहां बचेगा e स्क्वायर डैश 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 आगे चलता रहेगा। वही फॉर्मूला लगा दो a बटा 1 माइनस r और इसको सोल्व कर लेंगे तो यह आंसर आ जाएगा t बराबर 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e रूट 2h अपॉन g। इस क्वेश्चन के अंदर अपन ने टोटल 5 आंसर देखे हैं। nv टक्कर के बाद प्रारंभिक वेग vn, nv टक्कर के बाद अधिकतम ऊंचाई hn, nv टक्कर के बाद लगने वाला समय tn, लगातार अनंत टक्कर करने के बाद में रुकने से पहले तय की गई कुल दूरी और अनंत टक्कर करने के बाद रुकने से पहले लगने वाला कुल समय। पांचों फॉर्मूले अपने को ऐसे की ऐसे याद करने हैं। हाँ नेक्स्ट, सम्मुख टक्कर के अंदर अपन तीसरे प्रकार की टक्कर पढ़ रहे हैं बेटा, पूर्णतः अप्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन PIC। ओके बेटा, इसकी भी 3 शर्तें होती हैं। पहली शर्त तीनों के अंदर कॉमन रहती है, संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना। दूसरी शर्त ध्यान से सुनना, पहली टक्कर कौन सी थी, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान होता है 1। उसके बाद में थी अप्रत्यास्थ टक्कर। अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए ई का मान 0 से 1 के मध्य कुछ भी हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई का मान 0 होता है। तो ये ई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई के मान से अपन डिसाइड करते हैं कि ये किस प्रकार की टक्कर है। मैं वापस से बता रहा हूँ, सम्मुख टक्कर एक सरल रेखा में होने वाली टक्कर होती है और सम्मुख टक्कर कितने प्रकार की हो सकती है, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पूर्णतः प्रत्यास्थ जिसके लिए ई का मान होता है 1, नेक्स्ट अप्रत्यास्थ जिसके लिए ई का मान होता है 0 से 1 के मध्य, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जिसके लिए ई का मान होता है 0। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, ई का मान 0 है, इसका मतलब ई का फॉर्मूला क्या था, टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग बटा टक्कर से पूर्व का सापेक्ष वेग। अगर ई का मान 0 है तो पूर्व का सापेक्ष वेग 0 में चला जाएगा और टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग क्या होगा, 0। यदि टक्कर के बाद का सापेक्ष वेग 0 है, इसका मतलब टक्कर के बाद दोनों पिंडों का वेग समान होगा, और अगर समान होगा तो वो दोनों पिंड एक साथ चिपककर गति करेंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तीसरी शर्त जो है, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती थी, अप्रत्यास्थ टक्कर में गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है, और पूर्णतः अप्रत्यास्थ में भी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा की हानि होती है, और वो हानि अपन डेल्टा के बराबर KI माइनस KF से निकाल सकते हैं। ओके बेटा, इससे रिलेटेड अगर अपन डेरिवेशन की बात करें तो एक m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से गतिशील है, दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से आगे की तरफ गतिशील है। अभी अपन ये मान के चल रहे हैं कि u1 का मान ज्यादा है तो निश्चित रूप से इनके मध्य टक्कर होगी। माना कि ये टक्कर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन यानी कि पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर में आप डायरेक्टली याद कर लो, टक्कर के बाद में पिंड चिपककर एक साथ गति करते हैं समान वेग से। तो माना कि दोनों पिंड चिपककर m1 प्लस m2 द्रव्यमान का एक ही पिंड बन गया और वो v वेग से गतिशील है। हमें v का मान ज्ञात करना है। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में हमने 2 ज्ञात राशियां सोल्व करी थी, v1 और v2, तो उनके लिए 2 समीकरण चाहिए थे। अप्रत्यास्थ टक्कर में भी अपन ने v1 और v2 2 समीकरण सोल्व किए थे। इस बार हमें दोनों पिंड चिपककर एक ही वेग से गति कर रहे हैं तो हमें एक ही अज्ञात राशि सोल्व करनी है v। तो अपन एक ही समीकरण यूज करेंगे, वो पहला समीकरण यूज करेंगे संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना। PI बराबर क्या होना चाहिए, PF। हाँ बेटा, PI टक्कर से पूर्व निकाय का कुल संवेग कितना होगा,
m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के बाद में हमारे पास में एक ही पिंड है जिसका द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो गया है और उसका वेग कितना है v। तो टक्कर के बाद उसका संवेग क्या होगा m1 प्लस m2 इंटू v। तो ध्यान से देखिए v बराबर क्या आ जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को एक ही याद करना है इस बार v का। नेक्स्ट गतिज ऊर्जा में हानि। गतिज ऊर्जा में हानि जो होती है वो क्या होती है ki माइनस k। अब थोड़ा सा देख लेते हैं अपन। ki टक्कर से पूर्व निकाय की कुल गतिज ऊर्जा कितनी होगी। टक्कर से पूर्व दोनों पिंड अलग अलग है तो टोटल गतिज ऊर्जा क्या होगी बेटा हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस टक्कर के बाद में एक ही पिंड बन गया है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर। v का मान अपन यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, पहले ही वो वैल्यू पुट करके सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास में डेल्टा के भी आ जाएगी। पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर से रिलेटेड अपने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अपने पास में 6 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आगे जा रहा है और 4 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड 2 मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे आ रहा है। इन दोनों के मध्य परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इनकी पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर होती है। तो अपन ने पीछे पढ़ा है कि टक्कर के बाद दोनों पिंड चिपककर एक साथ गति करेंगे। माना कि इस निकाय का वेग हो जाता है v। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अपने को टक्कर के बाद में इस निकाय का वेग v ज्ञात करना है और दूसरा टक्कर के दौरान होने वाली गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि ज्ञात करनी है। अच्छा बेटा पहले अपन v का फॉर्मूला अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए m1 u1 प्लस m2 u2 बटा m1 प्लस m2। बट ध्यान रखना बेटा यहाँ पर m1 का मान अपन कितना लेंगे 6, m2 का मान कितना लेंगे 4, u1 आगे की तरफ है इसलिए देखो u1 का मान मैंने कितना लिया है प्लस का 8, लेकिन u2 बराबर 2 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ है इसलिए u2 का मान अपन ने कितना लिया है -2। और अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट अब अपने को निकालनी है गतिज ऊर्जा में प्रतिशत हानि। तो पहले अपन केवल गतिज ऊर्जा में हानि निकालेंगे। डेल्टा के बराबर क्या होगा बेटा ki माइनस के एफ। ki हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस के फाइनल हाफ m1 प्लस m2 मिलकर के एक ही द्रव्यमान बन गया गुणा v स्क्वायर। ओके बेटा डेल्टा के बराबर इस सब की वैल्यू पुट करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 192 प्लस 8 और माइनस इसको सोल्व करेंगे v का मान कितना ले लेंगे 4, सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा 80। तो डेल्टा के बराबर आया 200 माइनस 80। ये 200 है आपका ki का मान पहले की कुल गतिज ऊर्जा और 80 है अंतिम गतिज ऊर्जा। तो सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 120 जूल। हमें निकालनी है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे, जो हानि हो रही है 120 इसमें ki के मान का भाग देना है और ki का मान कितना है बेटा 200। तो 200 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 60%। स्टार्टिंग में अपन ने बात करी थी कि जो टक्कर होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सम्मुख टक्कर जो कि पूरी की पूरी एक ही सीधी सरल रेखा के अंदर होती है। पीछे अपन ने पढ़ा कि फिर सम्मुख टक्कर भी 3 प्रकार की होती है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। तीनों प्रकार की सम्मुख टक्कर अपन ने पढ़ ली और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अपन ने सोल्व कर लिए थे। दूसरे प्रकार की टक्कर अपन पढ़ रहे हैं बेटा तिर्यक टक्कर यानी कि ओब्लिक कोलिजन। तिर्यक टक्कर यानी कि ओब्लिक कोलिजन क्या होती है, जब दो पिंडों के मध्य होने वाली टक्कर पूरी की पूरी एक सीधी रेखा में न होकर अलग अलग रेखाओं के अनुदिश आते हुए पिंडों के मध्य टक्कर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तिर्यक टक्कर बोलते हैं। तो वास्तव में ये क्या होती है, अलग अलग रेखाओं के अनुदिश समतल में होने वाली टक्कर। जो आपकी तिर्यक टक्कर होती है वो भी वापस से 3 प्रकार की होती है, सेम वही पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर, अप्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर और पूर्णतः अप्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। इन तीनों प्रकार की तिर्यक टक्कर में अपने सिलेबस के अंदर केवल एक ही है, पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। सम्मुख टक्कर तीनों प्रकार की अपन ने पढ़ी है, पूर्णतः प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। लेकिन तिर्यक टक्कर जो है उसका केवल एक ही प्रकार अपने सिलेबस में है, पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर। चलिए पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर क्या होती है, इसकी 3 विशेषताएं होती है जो कि अपन ने पहले पढ़ी थी। जो पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर की 3 विशेषताएं थी, संवेग संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है, प्रत्यावर्तन गुणांक E का मान 1 होता है और गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। वही तीनों शर्तें यहाँ पर भी होती है। चलो इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं अपन। सपोज दैट ये अपने पास में मूल बिंदु है, ये अपना x एक्स है और ये अपना y एक्स है। एक m1 द्रव्यमान का पिंड u1 वेग से गति करता हुआ इधर की तरफ आ रहा है x एक्स के साथ θ1 कोण पर। दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड u2 वेग से गति करता हुआ जा रहा है θ2 कोण पर। मान लो इन दोनों के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर होती है। टक्कर के बाद में m1 द्रव्यमान का पिंड v1 वेग से इधर चला जाता है और ये x एक्स के साथ कोण बनाता है φ1।
ये था θ1 और ये कोण है φ1 और दूसरा m2 द्रव्यमान का पिंड इधर चला जाता है जो कि φ2 कोण पर चला जाता है। अब अपन लोग क्या करते हैं, पहले एक काम कर लेते हैं। बताइए बेटा इसका संवेग कितना होगा, m1u1। लेकिन इस बार ये m1u1 संवेग जो है वो ना तो x एक्स में है और ना ही y एक्स में, बीच में है। तो अपन इसके क्या बनाएंगे, दो घटक। अभी m1u1 अंदर की तरफ है तो देखो बेटा इसका इधर घटक क्या बनेगा, m1u1 cos θ1 और दूसरा घटक नीचे की तरफ बनेगा, ध्यान से देखना, m1u1 sin θ1। इसी प्रकार ये संवेग कितना होगा अंदर की तरफ, m2u2। इसके भी दो घटक बनाओ तो इधर घटक क्या बनेगा, m2u2 cos θ2 और इधर घटक क्या बनेगा, m2u2 sin θ2। इसी प्रकार टक्कर के बाद में इसका संवेग कितना होगा, m1v1। तो ये भी बीच में इसके दो घटक बन जाएंगे, m1v1 sin φ1 इधर तो, और इधर बनेगा m1v1 cos φ1। सिमिलरली m2u2 के कितने घटक बनेंगे, m2u2 cos φ2 इधर और नीचे की तरफ बनेगा m2v2 sin φ2। अच्छा बेटा अब ध्यान से देखिए टोटल हमारे पास में संवेग कितने थे, 4, m1u1 m2u2 m1v1 और m2v2। दो टक्कर से पहले के और दो टक्कर के बाद के। हमने प्रत्येक संवेग के कितने घटक बनाए, दो दो। तो हमारे पास में टोटल घटक बन गए 8, 1 2 3 4। ये चार घटक हमें प्राप्त हुए हैं किसके अनुदिश, x एक्स के अनुदिश, और ये सारे के सारे आगे ही। चार घटक हमें प्राप्त हुए हैं y एक्स के अनुदिश, जिसमें से m1v1 sin φ1 और m2u2 sin θ2। ये दो घटक हैं आपके ऊपर की तरफ और ये दो घटक हैं आपके नीचे की तरफ। अच्छा बेटा चलिए अब अपन यहाँ पर कुछ समीकरण लिखना चाहते हैं। तो अपन सबसे पहले लगा रहे हैं संवेग संरक्षण का नियम। जो अपन ने सम्मुख टक्कर पड़ी थी तीनों प्रकार की, उसमें भी अपन ने संवेग संरक्षण का नियम लगाया था। लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया कि सम्मुख टक्कर जो होती है वो पूरी की पूरी एक ही रेखा में, फॉर एग्जांपल एक्स एक्स में ही होती है। तो वहां पर अपन ने संवेग संरक्षण का नियम लगा करके एक समीकरण बनाया था। और थोड़ा सा याद कर लो अपन ने समीकरण क्या बताया था, m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। लेकिन यहाँ पर संवेग संरक्षण का नियम जो है उससे दो समीकरण बनेंगे, क्योंकि ये गति एक्स वाई समतल में हो रही है। तो संवेग संरक्षण के नियम से दो समीकरण बनेंगे, एक एक्स एक्स का और दूसरा वाई एक्स का। ओके बेटा एक्स एक्स का समीकरण क्या बनेगा, क्या एक्स एक्स में आपको चार संवेग दिख रहे हैं बेटा, बाकी वाई एक्स को भूल जाओ। एक्स एक्स में कितने संवेग दिख रहे हैं बेटा आपको, चार। कौन कौन से, m1u1 cos θ1 m2u2 cos θ2 ये है टक्कर से पहले के, और m1v1 cos φ1 और m2v2 cos φ2 ये है टक्कर के बाद के। केवल इन चारों को देखो। संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है बेटा, टक्कर से पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। अभी हम केवल संवेग संरक्षण का नियम लगाना चाहते हैं किसके अनुदिश, एक्स एक्स के अनुदिश। तो बिल्कुल सिंपल है, एक्स एक्स में टक्कर से पहले के दोनों एक ही दिशा में है। तो टोटल क्या हो जाएगा, m1u1 cos θ1 प्लस m2u2 cos θ2 बराबर टक्कर के बाद ये दोनों भी एक ही दिशा में है। तो m1v1 cos φ1 प्लस m2v2 cos φ2। तो ये एक समीकरण बन गया x एक्स का। अब ध्यान से देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। y एक्स के अनुदिश समीकरण क्या बनेगा, y एक्स के अनुदिश हमारे पास में कितने घटक है बेटा, 4। इस लाइन के जो मैंने इधर लिखे हुए हैं m1u1 sin θ1 और m2u2 sin θ2, ये तो दोनों हैं टक्कर से पहले के, और m1v1 sin φ1 और m2v2 sin φ2 ये दोनों हैं टक्कर के बाद के। तो संवेग संरक्षण का नियम y एक्स के अनुदिश कैसे लिखेंगे, टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले वाले दोनों संवेग जो हैं m1u1 sin θ1 नीचे और m2u2 sin θ2 ऊपर हैं। तो टक्कर से पहले का टोटल संवेग क्या होगा, माइनस करेंगे, ये नीचे और ये ऊपर है तो विपरीत दिशा में, तो क्या करेंगे माइनस। और अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ऊपर वाला संवेग जो है वो ज्यादा है। तो m2u2 sin θ2 माइनस m1u1 sin θ1, ये क्या आ गया, टक्कर से पहले y अक्ष का कुल संवेग बराबर टक्कर के बाद भी दो है, m1v1 sin φ1 और m2v2 sin φ2, और ये दोनों भी विपरीत दिशा में। ये देखिए ये कहाँ है, ऊपर, और ये कहाँ है, नीचे। हम ऊपर वाले को क्या मान रहे हैं, ज्यादा। तो टक्कर के बाद का टोटल संवेग क्या होगा, m1 sin φ1 माइनस m2v2 sin φ2। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अब तक जो अपन ने सम्मुख टक्कर पड़ी थी पीछे तीन प्रकार की, सब में हमने संवेग संरक्षण का नियम लगाया था। लेकिन वो संवेग संरक्षण का नियम केवल एक ही दिशा के अंदर लगाया था, एक्स एक्स के अंदर। तिर्यक टक्कर
चूंकि दो अक्षों के मध्य या समतल में होती है, यहां पर x एक्स और y एक्स में हो रही है, इसलिए संवेग संरक्षण का नियम लगा करके हम कितने समीकरण बनाएंगे? दो, एक x एक्स का और दूसरा y एक्स का। दोनों समीकरण आपको ध्यान से समझने हैं। दो समीकरण हमारे पास बन गए। नेक्स्ट समीकरण प्रत्यावर्तन गुणांक E बराबर 1 का हम यहाँ पर कोई समीकरण नहीं बनाएंगे क्योंकि वो समीकरण बहुत टफ होगा। अपन डायरेक्ट समीकरण बनाएंगे किसका? गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम का। और गतिज ऊर्जा संरक्षण में कोई दिक्कत नहीं है, गतिज ऊर्जा अदिश राशि है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। हाँ बेटा, इन सब घटकों को भूल जाओ। टक्कर से पहले की टोटल गतिज ऊर्जा 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर। ये कब की है? टक्कर से पहले की कुल गतिज ऊर्जा। टक्कर के बाद की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। तो टोटल हमारे पास में कितने समीकरण बन गए बेटा? 3। बेटा ध्यान से देखना, पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर की वही 3 विशेषताएं होती हैं जो कि पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर की होती हैं। यहां पर अपन ने कितने समीकरण बनाए हैं बेटा? 3। लेकिन बीच वाले प्रत्यावर्तन गुणांक E बराबर 1 से अपन ने कोई समीकरण यहां पर नहीं बनाया है। अपन ने संवेग संरक्षण के नियम से ही कितने समीकरण बना लिए? 2, एक x एक्स का और दूसरा y एक्स का। और तीसरा समीकरण अपन ने बना लिया डायरेक्टली गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। यहां अपने को इन समीकरणों को सोल्व करके कोई आंसर याद नहीं करने हैं, केवल अपने को समीकरण बनाना आना चाहिए। फिर जो चीज अज्ञात होगी उसके हिसाब से अपन इन समीकरणों को सोल्व करके आंसर निकाल लेंगे। हाँ बेटा, नेक्स्ट अब अपन लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर से संबंधित एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, सुनो। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक m द्रव्यमान का पिंड है जो कि u वेग से आगे की ओर गतिशील है। दूसरा m द्रव्यमान का पिंड x एक्स के ऊपर ही स्थिर अवस्था में रखा हुआ है। इन दोनों पिंडों के मध्य पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर होती है। तो सपोज दैट टक्कर के बाद में ये एक m द्रव्यमान का पिंड v1 वेग से इधर चला जाता है और दूसरा m द्रव्यमान का पिंड v2 वेग से इधर चला जाता है। आपको ये सिद्ध करना है कि टक्कर के बाद जब दोनों पिंड अलग अलग दिशाओं में जाते हैं तो इन दोनों के मध्य का ये टोटल कोण, माना कि ये इधर गया θ1 कोण पर और ये गया θ2 कोण पर, तो बताओ इन दोनों रेखाओं के मध्य का टोटल कोण कितना हो गया बेटा? θ1 प्लस θ2, वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज अपने को सिद्ध करनी है। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो, यदि ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक होने की बजाय पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर होती, यानी कि पूरी की पूरी एक ही सीधी रेखा में होती, तो सोचो क्या होता? दोनों का द्रव्यमान समान, एक m द्रव्यमान का पिंड u वेग से चल रहा है और दूसरा m द्रव्यमान का पिंड स्थिर है। यदि ये टक्कर पूर्णतः प्रत्यास्थ सम्मुख टक्कर होती तो टक्कर के बाद समान वेग होने के समान द्रव्यमान होने के कारण दोनों के वेग अंतर परिवर्तित हो जाते, यानी कि जो पिंड अभी u वेग से चल रहा था और दूसरा पिंड स्थिर था, तो पहले वाला पिंड तो हो जाता स्थिर और दूसरा पिंड u वेग से आगे की तरफ गति कर जाता। लेकिन वो टक्कर पूरी की पूरी किसमें होती? एक सीधी सरल रेखा के अंदर ही होती। लेकिन यहाँ पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर है, इसलिए टक्कर के बाद में दोनों पिंड अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। टक्कर से पहले ये m द्रव्यमान का पिंड u वेग से आगे जा रहा है तो इसका संवेग केवल x एक्स में ही होगा mu। इसका संवेग कितना होगा? 0। टक्कर के बाद इसका संवेग कितना होगा? mv1, लेकिन ये बीच में है तो इसके घटक बनेंगे इधर, इसको उनको θ1 माना है तो इसका घटक इधर बनेगा mv1 cos θ1 और उधर उसका घटक बनेगा mv1 sin θ1। सिमिलरली mv2 ये भी बीच में आ रहा है तो इसके भी दो घटक बनेंगे mv2 cos θ2 और इसका इधर घटक बनेगा mv2 sin θ2। ध्यान से देखो बेटा, टक्कर से पहले ये तो स्थिर है तो इसका 0 और ये u वेग से गतिशील है तो इसका संवेग कितना हुआ? mu। लेकिन वो mu पूरा का पूरा किस में रहेगा? x एक्स में ही रहेगा, उसके कोई घटक नहीं बनेंगे। चलिए ठीक है बेटा, अपने को समीकरण बनाने हैं। समीकरण मैंने अभी आपको सिखाया कितने समीकरण बना सकते हैं हम? 3। वापस सुनो, 3 समीकरण कैसे कैसे बना सकते हैं? तिर्यक टक्कर के लिए, पूर्णतः प्रत्यास्थ तिर्यक टक्कर के लिए संवेग संरक्षण के नियम से हम 2 समीकरण बनाते हैं, एक x एक्स का और दूसरा y एक्स का। E बराबर 1 का हम कोई समीकरण नहीं बनाते हैं। अगला समीकरण अपन बनाते हैं गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो चलिए बेटा 3 समीकरण बनाते हैं। पहला समीकरण बनाते हैं अपन लोग x एक्स से। x एक्स में आप ध्यान से देखिए बेटा, x एक्स के अंदर टक्कर से पहले का संवेग कितना है? mu और टक्कर के बाद का संवेग कितना है? दोनों एक ही दिशा में, तो टोटल संवेग क्या होगा? mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2। तो केवल x एक्स में टक्कर के पहले वाले संवेग को टक्कर के बाद वाले संवेग के क्या कर दो बेटा? बराबर। m से m हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल। और समीकरण बनेगा, RHS को हम पहले लिख रहे हैं, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 बराबर u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके बेटा, नेक्स्ट अब अपन लोग समीकरण बना रहे हैं किसका? y एक्स का। ध्यान से देखिए बेटा, टक्कर से पहले
वाई अक्ष में कोई संवेग नहीं है। टक्कर से पहले इसका जीरो था और इसका एमयू था, लेकिन वो एमयू पूरा का पूरा कहाँ था, एक्स एक्स में, तो वाई एक्स में तो कुछ है ही नहीं ना, तो टक्कर से पहले वाई एक्स का संवेग कितना है, जीरो, और टक्कर के बाद एम वी वन साइन थीटा वन ऊपर और एम वी टू साइन थीटा टू नीचे, तो दोनों विपरीत दिशा में, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस, तो टक्कर के बाद का कुल समय कितना हो गया, एम वी वन साइन थीटा वन माइनस एम वी टू साइन थीटा टू, एम जीरो में चला जाएगा और समीकरण बन जाएगा वी वन साइन थीटा वन माइनस वी टू साइन थीटा टू बराबर जीरो। ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2। अभी अपन एक और समीकरण बना सकते हैं और वो समीकरण अपन बनाएंगे किससे, गतिज ऊर्जा संरक्षण के नियम से। गतिज ऊर्जा संरक्षण के अंदर एक्स एक्स वाई एक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अपन सिंपल समीकरण बनाएंगे। टक्कर से पहले इसकी 1/2 mv स्क्वायर प्लस इसकी जीरो, टक्कर के बाद 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस इसकी 1/2 m v2 स्क्वायर, ये समीकरण बनेगा। 1/2 और m पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो हमारे पास में क्या बचेगा, u स्क्वायर बराबर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 3। अभी तक तो हमारे पास में ये 3 समीकरण ही बने हैं। हमें वास्तव में क्या करना है, इन तीनों समीकरणों को इस प्रकार सोल्व करना है, दैट इज हम ये प्रूफ कर सके कि θ1 प्लस θ2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये अपन प्रूफ कैसे करेंगे, हाँ बेटा, तो उसको सोल्व करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, देखो क्या आएगा, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 इसका होल स्क्वायर, और इधर LHS का स्क्वायर कर रहे हैं, v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का होल स्क्वायर बराबर उधर RHS का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर प्लस 0। अच्छा बेटा, इस होल स्क्वायर को अपन सोल्व करेंगे, थोड़ा सा टफ है बेटा, ध्यान से समझ ले। इस होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो पहले इसका स्क्वायर होगा, क्या होगा, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस इसका स्क्वायर होगा v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2 v1 cos θ1 v2 cos θ2, तो उसको अपन ने आगे पीछे करके लिखा है 2 v1 v2 cos θ1 cos θ2। यहाँ पर अपन ने a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया बेटा, प्लस हाँ बेटा यहाँ पे क्या लगेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे अपन, इसका स्क्वायर v1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1 प्लस इसका स्क्वायर v2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2 माइनस 2 v1 sin θ1 v2 sin θ2, तो आगे पीछे एडजस्ट करके ऐसे लिख दिया, बराबर उधर क्या है u स्क्वायर। ओके बेटा, अब अपन इसको आगे कैसे सोल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम सबसे पहले v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 और v1 स्क्वायर sin स्क्वायर θ1, ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों टर्म्स को एक साथ करो। यदि इन दोनों टर्म्स को एक साथ करोगे तो दिमाग लगाओ, v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1, cos स्क्वायर θ1 प्लस sin स्क्वायर θ1 आपका क्या हो जाएगा, 1। तो ये दोनों टर्म्स मिलकर के एक ही चीज बनेगी, सिर्फ v1 स्क्वायर, ध्यान से समझना बेटा। नेक्स्ट, इस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 और v2 स्क्वायर sin स्क्वायर θ2, इन दोनों टर्म्स को एक साथ करो, किसको, इसको और इसको, इन दोनों टर्म्स को एक साथ करोगे तो क्या बनेगा, v2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा, cos स्क्वायर θ2 प्लस sin स्क्वायर θ2, तो केवल क्या बचेगा अपने पास में, v2 स्क्वायर। नेक्स्ट, 2v1 v2 cos θ1 θ2 और माइनस 2v1 v2 sin θ1 sin θ2, इन दोनों टर्म्स को एक साथ करोगे, तो इन दोनों टर्म्स को एक साथ करोगे तो इनमें से कॉमन आएगा क्या, 2v1 v2 और अंदर क्या बचेगा, cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2 बराबर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर। ओके बेटा, नेक्स्ट, समीकरण 3 से क्या v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का मान u स्क्वायर ही है क्या, तो यहां पर क्या पुट कर दिया, u स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, ये मैथ्स का फॉर्मूला है और ये आपका होता है वास्तव में cos θ1 प्लस θ2 के बराबर होता है। मैं आपको एक बार बता देता हूं, फॉर्मूला हमारा ये होता है cos a प्लस b बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। चाहो तो आप इस फॉर्मूले को नोट भी कर लेना। इस फॉर्मूले को रिवर्स सोल्व करो तो अपन क्या बोल सकते हैं, cos a cos b माइनस sin a sin b को क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस b। यहाँ क्या है, a और b की जगह θ1 और θ2 आ गए हैं बस, तो cos θ1 cos θ2 माइनस sin θ1 sin θ2, इसको रिवर्स करके हम क्या लिख सकते हैं, cos θ1 प्लस θ2 बराबर उधर क्या है, u स्क्वायर। u स्क्वायर से u स्क्वायर क्या हो गया बेटा हमारा, कैंसिल, क्या बचा, 2v1 v2 cos θ1 प्लस θ2 बराबर 0, और 2 और v2 को किसमें भेज दो, 0 में, तो क्या बचा, cos θ1 प्लस θ2 बराबर 0। यदि cos θ1 प्लस θ2 बराबर 0 है, इसका मतलब इस cos के आगे θ1 प्लस θ2 की जगह क्या आना चाहिए, 90। बेटा cos 90 का मान 0 होता है ना,
यहां किसका मान 0 आ रहा है, cos θ1 प्लस θ2 बराबर 0। इसका मतलब ये आंसर 0 तब आएगा जब इस θ1 प्लस θ2 का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। और यही हमें प्रूफ करना था।